हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि अगर किसी कैपेसिटेंस में कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम फिलअप कर दिया जाए तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या हो जाती है। या फिर एक और केस किया था कि अगर कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में कोई कंडक्टर फिलअप कर दिया जाए तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ खास न्यूमेरिकल देखेंगे उसके ऊपर। जैसे वी हैव दिस न्यूमेरिकल, हमारे पास एक कैपेसिटर है और आपको मालूम है कैपेसिटर की जो प्लेट होती हैं वो क्या होती हैं, एरिया ए होता है। वी हैव अ कैपेसिटर हैविंग एरिया ए ऑफ बोथ द प्लेट और दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस क्या है, डी। और हमने उसमें एक डाई इलेक्ट्रिक के क्या फिलअप कर दिया था। अगर कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए, ये हमारा एक कैपेसिटर, प्लेटों का एरिया ए, डिस्टेंस डी, और अगर अभी प्लेटों के बीच में कुछ भी नहीं है यानी सिर्फ एयर है तो इस केस में इसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो होती है एप्सिलॉन ए अपॉन डी। ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन अगर इसी कैपेसिटर जिसकी प्लेटों का एरिया ए, डिस्टेंस डी और इसके बीच में कोई भी एक डाई इलेक्ट्रिक के भर दिया जाए तो इस केस में जो कैपेसिटेंस होती है, जब प्लेटों के बीच में एयर होती है तो उस वक्त हम कैपेसिटेंस को सी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर इसी कैपेसिटर में हम कुछ डाई इलेक्ट्रिक भर दें तो उस वक्त जो कैपेसिटेंस सी है वो हो जाती थी के सी नोट। ये आपको याद होगा, ठीक है। यानी सी नोट का के टाइम्स हो जाती थी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी नोट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर प्लेटों के बीच में एयर है तो ये फॉर्मूला, और प्लेटों के बीच में डाई इलेक्ट्रिक है तो ये फॉर्मूला के एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, जहां ए क्या है, एरिया, डाई इलेक्ट्रिक कितना एरिया टच कर रहा है, और डी यानी डाई इलेक्ट्रिक की विड्थ। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नाउ वी डू द न्यूमेरिकल। तो अब ये जो न्यूमेरिकल हमें गिवन है इसमें प्लेटों के बीच में दो कैपेसिटर हैं। वो ये हमारी कैपेसिटर की दो प्लेटें, एरिया ए, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी, और इसमें हमने ये फिलअप कर लिया डाई इलेक्ट्रिक के। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एरिया ए, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी। देखिए इसमें हमने दो डाई इलेक्ट्रिक भरे, K1 और K2, K1 और K2। आधे हिस्से में K1 और आधे हिस्से में K2, आधे हिस्से में K1 और आधे हिस्से में K2। तो अगर आप इन दोनों फिगर को ध्यान से देखेंगे तो K1 की विड्थ क्या होगी, d/2, और K2 की विड्थ क्या होगी, d/2। लेकिन K1 जो है वो उसका एरिया देखिए, K1 जो है वो पूरी प्लेट को टच कर रहा है, ऐसे ही तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, A। ऐसी K2 भी क्या कर रहा है, पूरी प्लेट को टच कर रहा है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, A। यहां पर देखिए K1 की विड्थ D और K2 की विड्थ भी क्या होगी, D। दोनों की विड्थ सेम है, लेकिन K1 आधी प्लेट को टच कर रहा है और K2 क्या कर रहा है, आधी प्लेट को टच कर रहा है। ऐसी K1 आधी प्लेट को टच कर रहा है और K2 भी क्या कर रहा है, आधी प्लेट को टच कर रहा है, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हाफ। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखनी है कि इन दोनों में सीरीज में कौन है और पैरेलल में कौन है। तो याद रखिए, अगर डाई इलेक्ट्रिक केवल एक प्लेट को टच करता है, कैपेसिटर में कितनी प्लेट होती हैं, दो। अगर डाई इलेक्ट्रिक
केवल एक ही प्लेट को टच करे तो वो होता है सीरीज में, और अगर डाइइलेक्ट्रिक दोनों प्लेट को टच करे तो वो होता है पैरेलल में। जरा इस केस को देखिए, यहाँ केवल मैं इस प्लेट को बोल देता हूँ x और इस प्लेट को नाम दे देता हूँ y। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो डाइइलेक्ट्रिक K है वो किसको टच कर रहा है, तो आप कहेंगे डाइइलेक्ट्रिक K1 एक तो प्लेट X को टच कर रहा है और डाइइलेक्ट्रिक K2 को टच कर रहा है। और अगर मैं आपसे बोलूं K2 किसको टच कर रहा है, तो आप बोलेंगे डाइइलेक्ट्रिक K2 एक तरफ से तो प्लेट Y को टच कर रहा है और एक तरफ से K1 को टच कर रहा है। यानी चाहे K1 हो चाहे K2, दोनों में से कोई भी दोनों प्लेट को टच नहीं कर रहा है, एक ही प्लेट को टच कर रहा है, तो ये दोनों क्या हुआ है सीरीज में। और अगर डाइइलेक्ट्रिक दोनों प्लेट को टच करे, चाहे फुली या हाफ, वो फर्क नहीं पड़ता। K1 को देखिए, मैं इस प्लेट को बोल देता हूं P और इस प्लेट को बोल देता हूं Q। तो जो K1 है वो P को भी टच कर रहा है, भले ही हाफ टच करे, और K1 P को भी टच कर रहा है और Q को भी टच कर रहा है, भले ही हाफ टच करे, लेकिन टच तो दोनों प्लेटों को कर रहा है। ऐसी K2 P को भी टच कर रहा है और Q को भी टच कर रहा है, तो K1 दोनों प्लेट को टच करता है और K2 भी दोनों प्लेट को टच करता है, तो ये दोनों क्या होंगे पैरेलल। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। जो डाइइलेक्ट्रिक दोनों प्लेट को टच करे तो वो कैसे केस होते हैं, पैरेलल केस, और जब केवल एक प्लेट को टच करे तो वो क्या होते हैं, सीरीज केस होते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं ये हमारी कैपेसिटर की दो प्लेट P और Q, ठीक है, और मैंने इसमें एक डाइइलेक्ट्रिक K1 भर दिया, एक डाइइलेक्ट्रिक K2, एक डाइइलेक्ट्रिक K3। ये अब मैंने इसके अंदर तीन डाइइलेक्ट्रिक ले लिए, K1, K2, K3, D/3, D/3, D/3। प्लेट का एरिया A, प्लेट का एरिया A। अब मुझे बताइए K1, K2, K3 क्या है, तो आप एकदम कहेंगे सर K1, K2, K3 तीनों ही सीरीज में है। वो क्यों? क्योंकि K1 केवल एक प्लेट को टच करता है P को, K2, K3 केवल एक प्लेट को टच कर रहा है Q को, और K2 तो किसी भी प्लेट को टच ही नहीं कर रहा है, वो तो K1 और K2 को टच कर रहा है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। डाइइलेक्ट्रिक जब केवल एक प्लेट को या एक प्लेट को टच करे या किसी भी प्लेट को टच ना करे तो वो सीरीज केस होता है। ओके, अब अगर मैं आपसे ये कहूं ये दो प्लेट हो गई, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D, इसमें एक डाइइलेक्ट्रिक मैंने ले लिया K1, एक डाइइलेक्ट्रिक ले लिया K2 और एक डाइइलेक्ट्रिक ले लिया K3। तो इस प्लेट को मैंने बोल दिया P, इस प्लेट को बोल दिया Q। तो K1 कितना एरिया टच करेगा, A/3। ये कितना एरिया टच करेगा, A/3। ये कितना एरिया टच करेगा, A/3। कोई भी पूरे एरिया को टच नहीं करेगा। लेकिन एक खास बात देखिए, तीनों की विड्थ क्या होगी, D, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D। अब मैं आपसे कहूं बताइए क्या है, तो आप एकदम कहेंगे सर K1, K2, K3 आर इन पैरेलल। व्हाई? क्योंकि K1 भी दोनों प्लेटों को टच कर रहा है, K2 भी दोनों प्लेटों को टच कर रहा है और K3 भी क्या कर रहा है, दोनों प्लेटों को टच कर रहा है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। जब भी डाइइलेक्ट्रिक दोनों प्लेटों को टच करेंगे तो दे आर इन पैरेलल केस, और अगर एक प्लेट को टच करेंगे या एक भी को टच नहीं करेंगे तो दे आर इन सीरीज केस। ओके, एक और समझा देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। अब आप देखते ही बताना मेरे को। मान लीजिए मैं इस प्लेट को बोलूं P, इसको बोलूं Q, K1, इसमें मैंने डाइइलेक्ट्रिक भर दिया K1, इसमें डाइइलेक्ट्रिक भर दिया K2, इसमें डाइइलेक्ट्रिक भर दिया K3। चलिए D/2। अब इस केस में बताइए कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में। तो आप कहेंगे K1 और K2 सीरीज में है। क्यों? क्योंकि K1 एक प्लेट को टच करता है और K2 भी क्या करता है, एक प्लेट को टच करता है। तो K1 K2 क्या है, सीरीज में। लेकिन इनका जो आंसर आएगा, K1 K2 का जो आंसर आएगा वो K3 के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा।
क्योंकि K1 और K2 का जो आंसर आएगा वो दोनों प्लेटों को टच करेगा और K3 भी क्या कर रहा है, दोनों प्लेटों को टच। तो K1 K2 आपस में सीरीज में है, लेकिन इनका जो आंसर आएगा वो K3 के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में। तो मेरे ख्याल से अब आप कोई भी इस तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर पेपर में आ जाए इस तरह का न्यूमेरिकल तो हाउ यू विल सॉल्व, तो लेट्स सी। तो हमारे सामने ये एक केस है और हमसे कहा गया है टोटल कैपेसिटेंस निकालिए। तो लेट डू द न्यूमेरिकल। इसको मैं C1 मान लेता हूं और इसको क्या मान लेता हूं, C2। तो सॉल्व करते हैं। वी हैव, आप मुझे पहले कैपेसिटर का जनरल फॉर्मूला बताइए जब डाइलेक्ट्रिक फिलअप हो। तो वो होता है K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। जब किसी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक हो तो उस वक्त जो कैपेसिटेंस होता है वो ये होता है। चलिए, तो मैं इतने कैपेसिटर को C1 ले लेता हूं और इसको कैपेसिटर को क्या ले लेता हूं, C2। तो देखिए 4C1, ठीक है। वी हैव, या सीधा C1 की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए C1, ठीक है, C1 की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले तो जनरल फॉर्मूला लिख लो, K एप्सिलॉन A ओवर D। देख लीजिए, तरीका समझ लीजिए। हम ऊपर वाले को C1 ले लिया जिसमें K1 भरा है और नीचे वाले को C2 ले लिया जिसमें K2 भरा है। तो सबसे पहले C1 की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जनरल फॉर्मूला लिख लीजिए। लिख लिया। अब देखिए C1 के अंदर कौन सा डाइलेक्ट्रिक है, K1। तो यहां कर दीजिए K1, ओके। एप्सिलॉन नॉट तो एज इट इज रहेगा। अब देखिए C1 कितने एरिया को टच कर रहा है, तो आप कहेंगे K1 कितने एरिया को टच कर रहा है, A/2। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, A की जगह A/2। अब देखिए K1 की विड्थ कितनी है, K1 की विड्थ कितनी है, D है, तो यहाँ D ही रहेगा। तो ये मेरा जो C1 हो जाएगा ये हो जाएगा K1 एप्सिलॉन अपॉन 2D। ऐसे ही C2 की वैल्यू निकालिए। तो C2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हमें C2 की वैल्यू निकालनी है। तो C2 की वैल्यू निकालने के लिए पहले जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, K एप्सिलॉन A अपॉन D। अब देखिए C2 के लिए डाइलेक्ट्रिक क्या है, K2। तो यहाँ पर K2 आ गया, एप्सिलॉन तो ऐसे रहेगा, कितने एरिया को टच कर रहा है, A/2 को। तो A/2 हो गया, विड्थ कितनी है, D। तो ये C2 कितना हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन A अपॉन 2D, इक्वेशन नंबर 2। अब आप मुझे बताइए K1 और K2 सीरीज में है, पैरेलल। तो आप कहेंगे सर दे आर इन पैरेलल। तो बेटा वी हैव, जल्दी बताओ पैरेलल के केस में क्या होता था, टोटल कैपेसिटेंस होता था C1 प्लस C2। याद आ गया, पैरेलल के केस में डायरेक्ट ऐड करते थे। तो टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 और C2 की वैल्यू रख दीजिए। तो K1 एप्सिलॉन A अपॉन 2D प्लस K2 एप्सिलॉन A अपॉन 2D, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन 2D कॉमन आ जाएगा बेटा, K1 प्लस K2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। वेरी इजी न्यूमेरिकल इस तरह के, ठीक है। नाउ वी डू वन मोर न्यूमेरिकल। तो ये आप वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं इसी केस को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अगर मैं इसको न्यूमेरिकल को ये कर दूं, चलिए अगर एग्जाम में ये केस आ जाए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है इस केस की। तो वही वी हैव द जनरल फॉर्मूला, अगर प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा हो तो कैपेसिटेंस क्या होती है, C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन A ओवर D। तो चूंकि दो डाइलेक्ट्रिक हैं K1 और K2, तो इसके अंदर दो कैपेसिटर बन जाएंगे, ये C1 बन जाएगा और ये C2। K1 के लिए C1, K2 के लिए C2। तो सबसे पहले आप मुझे C1 की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया, जनरल। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जनरल फॉर्मूला लिख लेंगे, ओके। अब देखिए
C1 के लिए कैपेसिटेंस क्या है K1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा K1, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। अब देखें K1 कितने एरिया को टच कर रहा है, तो K1 जो है वो पूरे एरिया को टच कर रहा है, तो A ही रहेगा। लेकिन K1 की विड्थ कितनी है D/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेकिन K1 की विड्थ कितनी है D/2, तो D की जगह क्या लिखेंगे D/2, तो हमारा C1 बन जाएगा 2K1 एप्सिलॉन A अपॉन D। क्या ये बात समझ में? ओके, ऐसी C2 की वैल्यू निकालनी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। C2 ये हमारा दूसरा कैपेसिटर, तो C2 के लिए सबसे पहले जनरल फार्मूला लिख लीजिए K एप्सिलॉन A ओवर D। तो C2 के लिए कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक क्या है K2, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहेगा। K2 क्या करता है, पूरे एरिया को टच करता है, तो पूरा एरिया रहेगा, लेकिन उसकी विड्थ क्या है D/2, तो यहां हो जाएगा D/2, इक्वेशन नंबर 2। चलिए, तो ये हमारा C2 हो जाएगा 2K2 एप्सिलॉन A ओवर D, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब C1 और C2 क्या है बताइए, आप कहेंगे सर C1 और C2 क्या है, सीरीज में है। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट सिखाया था, वैसे तो इसका टोटल कैपेसिटेंस क्या निकलेगा 1/C = 1/C1 + 1/C2, लेकिन मैंने बताया था आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो जो टोटल कैपेसिटेंस है वो आएगा C1 × C2 अपॉन C1 + C2, याद है मैंने आपको ये बात बताई थी। तो टोटल दो कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो उनका जो डायरेक्ट आंसर आता है वो C = C1C2 अपॉन C1 + C2। ओके, तो वैल्यू पुट कीजिए C1 और C2 की, तो 2K1 एप्सिलॉन A अपॉन D मल्टीप्लाई 2K2 एप्सिलॉन A ओवर D अपॉन 2K1 एप्सिलॉन A अपॉन D प्लस 2K2 एप्सिलॉन A ओवर D। मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा, तो वीडियो, तो जो टोटल कैपेसिटेंस है ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 K1 K2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर, इन सब की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और नीचे से मेरे ख्याल से 2 एप्सिलॉन A अपॉन D कॉमन आ जाएगा, तो K1 + K2 बचेगा, तो एक D से एक D कैंसिल आउट, A से A कैंसिल आउट, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन, 2 से 2, तो हमें मिलेगा 2K1 K2 एप्सिलॉन A अपॉन D अपॉन K1 + K2, और इस K1 K2 की इसके साथ क्या हो जाएगी, D के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, K1 + K2 D। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आप चाहे 3 डाइलेक्ट्रिक के केसेस और सीरीज पैरेलल में, तो आप उनको भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस बार एक बार इस केस को सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो आपको साफ दिखाई दे रहा है K1 K2 सीरीज में, और इनका जो आंसर आएगा वो K3 का क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो क्या आप मुझे सबसे पहले C1 की वैल्यू बता सकते हैं K1 के लिए? तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, K एप्सिलॉन A अपॉन D। तो सबसे पहले इसमें डाइलेक्ट्रिक क्या है K1, ये कितना एरिया कवर कर रहा है A/2, और इसकी विड्थ कितनी है D/2, तो यानी C1 कितना आएगा K1 एप्सिलॉन A अपॉन D, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। ऐसी K2 की वैल्यू बताएंगे तो C2 भी सेम आएगा K2 एप्सिलॉन A अपॉन D, क्योंकि जो आंसर C1 का आएगा वही आंसर क्या आएगा, C2 का आएगा। ओके, अब C1 और C2 क्या है, आप देखें C1 और C2 क्या है, सीरीज में है, तो इनका जो टोटल आंसर आएगा वो मैं ले लेता हूँ C डैश। C1 और C2 का जो आंसर है वो मैं क्या ले लेता हूँ, C डैश ले लेता हूँ, तो वो क्या आएगा C1 C2 अपॉन C1 + C2, ये शॉर्टकट आपको मालूम है।
तो यहाँ से सी डैश कितना हो जाएगा, C1 C2 की मल्टीप्लाई करें, K1 एप्सिलॉन A अपॉन D इंटू K2 एप्सिलॉन A अपॉन D अपॉन में दोनों ऐड हो जाएंगे, K1 एप्सिलॉन A अपॉन D प्लस K1 एप्सिलॉन A अपॉन D। ओके, चलिए मेरे ख्याल से ये आपने लिख लिया होगा। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा, C डैश इज इक्वल टू K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर D स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन A D कॉमन आ जाएगा, K1 प्लस K2। तो जो C डैश है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक D से AD कैंसिल आउट, एप्सिलॉन A से एप्सिलॉन A कैंसिल आउट, तो K1 प्लस K2 एप्सिलॉन A अपॉन D। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। K1 और K2 का जो सॉल्यूशन आएगा वो C डैश आएगा। अब K1 K2 का आंसर क्या आया, C डैश। अब ये इस पूरे K1 K2 का जो आंसर है वो K3 के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो एक बार जरा K3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लीजिए ये है हमारा कैपेसिटर C3, तो सबसे पहले जनरल फॉर्मूला लिखिए, K एप्सिलॉन A अपॉन D। तो इसका डाइलेक्ट्रिक कितना है, K3, एप्सिलॉन तो कांस्टेंट, एरिया कितना टच कर रहा है, A/2, और डिस्टेंस इसकी कितनी है, डिस्टेंस इसकी D है। ओके, तो ये हमारा जो C3 है ये हो जाएगा K3 एप्सिलॉन A अपॉन 2D। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब आपको साफ दिखाई दे रहा है C डैश और C3 क्या है, दे आर इन पैरेलल। C डैश एंड C3 आर पैरेलल। तो पैरेलल क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। मान लीजिए इनका जो आंसर आएगा वो C आएगा, C डैश और C3 का आंसर क्या आएगा, C। तो डायरेक्ट जुड़ेंगे C डैश प्लस C3, तो C इज इक्वल टू, C डैश की वैल्यू एरिया आपके सामने, K1 K2 एप्सिलॉन A K1 प्लस K2 T प्लस C3 की वैल्यू रख दीजिए, K3 एप्सिलॉन A अपॉन 2D। तो आप चाहे आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, और चाहे तो आगे बस एक स्टेप और कर सकते हैं, एप्सिलॉन A अपॉन D को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो दिस इज योर, चलिए मैं आपको कर देता हूँ, मेरे ख्याल से ये आपने लिख लिया होगा। तो बस इसमें आप ज़्यादा एक स्टेप और कर सकते हैं, K1 K1 प्लस K2 प्लस का K3 अपॉन, आपने क्या ले लिया, एप्सिलॉन A अपॉन D क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। दिस इज द आंसर। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ अब आप लोगों को कॉन्फिडेंस हो गया कि किस तरह भी सवाल आ जाए इस तरह के केस का भी, दे आर वेरी सच काइंड ऑफ न्यूमेरिकल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन बेसिस। तो कंपटीशन में भी आपके कई बार अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं, तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। नाउ वी आर डूइंग द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, और लास्ट कंसेप्ट है, और ये समझिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इस या तो ये कंसेप्ट कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं, डायरेक्ट आपसे एज इट इज पूछ लिया जाता है, और कई बार इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं, और बिलीव मी दे कम डायरेक्टली 5 मार्क्स, पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो इट इज़ वेरी इजी, आप समझिए कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो पूछा क्या जाएगा आपसे, समझिए इस चीज़ को। इसमें आपसे पूछा गया है इफेक्ट ऑन डिफरेंट पैरामीटर व्हेन डाइइलेक्ट्रिक प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट एंड बैटरी रिमेन कनेक्टेड। समझिए, ये हमारे पास एक कैपेसिटर की 2 प्लेटें, और दोनों ही प्लेटों को मैंने क्या कर दिया है, बैटरी से अटैच कर दिया है, और अभी प्लेटों के बीच में कुछ नहीं है, और अगर कुछ नहीं है तो क्या होगी, एयर होगी। ओके, तो हमारे पास कैपेसिटर की 2 प्लेट, दोनों प्लेटों के बीच में एयर, दोनों प्लेटों को कनेक्ट कर दिया बैटरी से।
तो बैटरी क्या काम करती है, कैपेसिटर की प्लेटों को चार्ज करती है। तो मान लीजिए प्लेटों पर कितना चार्ज आ गया, Q चार्ज आ गया। और जब प्लेटों के बीच में एयर होती है तो उस वक्त कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं C0 से। क्लियर हो गया? जब भी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में एयर होती है तो कैपेसिटेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C0। अगर आपने C0 लिख दिया तो अंडरस्टूड है प्लेटों के बीच में क्या है, एयर। ओके, अब हमसे कहा गया है, देखिए कि आप प्लेटों के बीच में कुछ डाइइलेक्ट्रिक फिलअप कर दीजिए। तो मैंने क्या करा, ये जो मेरा कैपेसिटर था, अब मैंने इसके अंदर एक डाइइलेक्ट्रिक के फिलअप कर दिया। के यानी उस डाइइलेक्ट्रिक का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो मैंने अब इसके अंदर क्या कर दिया है, डाइइलेक्ट्रिक फिलअप कर दिया है। और जैसे ही मैंने इसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक फिलअप कर दिया है, डाइइलेक्ट्रिक फिलअप करा लेकिन बैटरी को नहीं हटाया, तो एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है बाकी पैरामीटर पे क्या फर्क पड़ेगा। बाकी पैरामीटर यानी चार्ज, कैपेसिटेंस, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्लेटों के अंदर, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई, इन 5 बातों के बारे में हमें बताना है। तो लेट्स डू वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैपेसिटेंस की। तो जैसे मैंने कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में डाइइलेक्ट्रिक भरा, तो मान लीजिए इसकी जो कैपेसिटेंस है वो हो जाती है C। C इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद डाइइलेक्ट्रिक। तो देखिए C जो है वो क्या हो जाएगी, तो ये तो आपको याद होना चाहिए कि जैसे ही हम कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में डाइइलेक्ट्रिक भरते हैं जिसका कांस्टेंट K है, तो नई कैपेसिटेंस पहले वाली यानी जब एयर थी उसकी क्या हो जाएगी, K टाइम्स हो जाएगी। ये आपको याद होना चाहिए। ओके, चलिए नंबर 2। अब अगर हमसे पूछे कि पहले चार्ज Q था, अब चार्ज क्या हो जाएगा, तो हम मान लीजिए अब चार्ज हो जाएगा Q डैश। अब चार्ज क्या हो जाएगा, Q डैश। ठीक है, या फिर चार्ज को आप ले लीजिए जब Q0 और अब क्या ले लीजिए Q, तो C क्या हो गई, K टाइम्स ऑफ C0। तो चार्ज क्या हो जाएगा, तो समझिए कैपेसिटेंस बढ़ गई है तो यानी चार्ज लेने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। या फिर आप एक बात समझिए, आपके पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV। ये आपके पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू CV। और देखिए वोल्टेज क्या होती है, बैटरी की वोल्टेज कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट यानी नेवर चेंज। ठीक है, तो Q क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C के, यानी जो C के साथ होगा वही Q के साथ होएगा। तो C देखिए क्या हुआ है, K टाइम्स बढ़ गया है। तो सिंस C K टाइम्स बढ़ चुका है तो चार्ज भी K टाइम्स बढ़ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? अगर कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ गया है तो चार्ज भी क्या होगा, K टाइम्स बढ़ जाएगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं डाइइलेक्ट्रिक भरने से वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, वोल्टेज पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैटरी की वोल्टेज क्या होती है, कांस्टेंट। तो वोल्टेज डज नॉट चेंज बाय द इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक हो, डाइइलेक्ट्रिक चाहे प्लेटों के बीच में एयर हो, चाहे प्लेटों के बीच में डाइइलेक्ट्रिक हो, चाहे प्लेटों के बीच में आप कुछ भी भर दीजिए, बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बैटरी की वोल्टेज क्या रहती है, उतनी ही रहती है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट। तो कैपेसिटर डाइइलेक्ट्रिक भरने से कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगी। कैपेसिटेंस चार्ज कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो चार्ज भी K टाइम्स बढ़ जाएगा, लेकिन बैटरी पर, बैटरी की वोल्टेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई? वीडियो को पॉज करके एक बार तीनों को लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए नंबर 4। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं, सिंस आपको एक रिलेशन मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, मान लीजिए प्लेटों के बीच का डिस्टेंस है D, तो E इज इक्वल टू D
मान लीजिए प्लेटों के बीच की डिस्टेंस थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, x मान लो। तो ये आपको रिलेशन याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, वैसे तो माइनस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, तो जरा अब यहां देखिए, आपने क्या बोला, क्या डाइलेक्ट्रिक का V पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो सिंस V इज इक्वल टू कांस्टेंट, वी हैव E इज इक्वल टू दिस, और V क्या होता है, कांस्टेंट। तो जब वोल्टेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या ये बात समझे, चाहे प्लेटों के बीच में एयर हो चाहे डाइलेक्ट्रिक हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट। ओके, नाउ द लास्ट, ये आपने लिख लिया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपसे स्टोर एनर्जी के बारे में पूछ लिया जाए, आपको मालूम है कैपेसिटर के अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से। इसके कितने फॉर्मूले होते हैं, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। तो आपसे पूछ रहा है डाइलेक्ट्रिक भरने से एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप मुझे इसके फॉर्मूले बता दीजिए। तो एक तो होता है हाफ CV², एक क्या होता है QV/2, और एक क्या होता है Q²/C। ठीक है, तो ये होता है 3 फॉर्मूले। अगर आपसे पूछ लिया जाए कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर दिया जाए तो कैपेसिटर की एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं एनर्जी के 3 फॉर्मूले होते हैं, हाफ CV², QV/2 और Q²/2C। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे पास तीनों फॉर्मूले हुए। अब जरा ये देखें इन तीनों फॉर्मूलों में किस में V आता है, तो इस वाले फॉर्मूले में V है और इस वाले फॉर्मूले में भी क्या है, V है। क्या ये बात समझ आ गई, इस फॉर्मूले में V नहीं है। ओके, तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आप वो फॉर्मूला लीजिए जिसमें V आता है। तो आप या तो फर्स्ट फॉर्मूला ले लीजिए या सेकंड ले लीजिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूं, फर्स्ट फॉर्मूला ले लेता हूं। तो मैंने एनर्जी का फॉर्मूला ले लिया है हाफ CV²। तो इसमें अगर आप देखेंगे हाफ क्या है, कांस्टेंट, और V भी क्या है, कांस्टेंट। हाफ कांस्टेंट और V भी क्या है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, C के हो जाएगा। और अभी आपको मालूम है C क्या होता है, K C0, यानी C क्या हो जाएगा, K टाइम्स बढ़ जाएगा। तो अगर C K टाइम्स बढ़ जाएगा तो U भी K टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, U also increase by K times। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कि अगर किसी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर दिया जाए और बैटरी को डिस्कनेक्ट ना किया जाए, बैटरी लगी रहे, तो बाकी पैरामीटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल तो आप बड़े आसानी से क्लियर कर। नाउ द लास्ट आर्टिकल, इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि पैरामीटर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर दिया जाए लेकिन बैटरी को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। पिछले आर्टिकल में डाइलेक्ट्रिक भरा था लेकिन बैटरी को नहीं हटाया था, इस बार डाइलेक्ट्रिक भरा है और बैटरी को क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो इसी चीज को और सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैपेसिटेंस पे। जब प्लेटों के बीच में क्या थी, एयर, तो उस वक्त कैपेसिटेंस क्या था, C0। और अब हमने क्या करा, प्लेटों के बीच में क्या भर दिया है, डाइलेक्ट्रिक K भर दिया है। ठीक है, तो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक K भरेंगे तो जो नई कैपेसिटेंस है वो K टाइम्स हो जाएगी पहले वाली कैपेसिटेंस के। तो जो नई कैपेसिटेंस है C, जो नई कैपेसिटेंस है जब डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर दिया है तो पहले वाली कैपेसिटेंस की क्या हो जाएगी, K टाइम्स हो जाएगी। यानी चाहे हम बैटरी लगाएं चाहे बैटरी हटा दें, डाइलेक्ट्रिक भरते ही कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगी। ओके, अब अगर हम बात करें नए चार्ज की, तो मान लीजिए पहले चार्ज क्या था, Q0, और
अब डाइलेक्ट्रिक भरते ही चार्ज क्या हो जाएगा, Q। तो देखिए, लेकिन बैटरी क्या कर दी गई है, हटा दी गई है। तो जैसे आप बैटरी को हटा देंगे, अब कैपेसिटर और चार्ज नहीं ले पाएगा, यानी उस पर वही चार्ज रहेगा जो पहले था। तो बाय रिमूविंग द बैटरी, capacitor does not receive या does not get charge। बैटरी को हटाते ही अब कैपेसिटर और चार्ज नहीं ले पाएगा, यानी जो नया चार्ज है वो पहले वाले चार्ज के बराबर ही रहेगा। जो Q है वो किसके बराबर रहेगा, Q नोट। चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना पहले था उतना ही रहेगा। C भले ही बढ़ जाएगा लेकिन चार्ज क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। अब वोल्टेज क्या होगी, अगर हमारी बैटरी लगी रहती तो वोल्टेज वही होती जो बैटरी की वोल्टेज थी, लेकिन अब तो बैटरी जा चुकी है, बैटरी डिस्कनेक्ट हो चुकी है, तो इस कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा। तो देखिए, अब इस कैपेसिटर के वोल्टेज को कौन डिसाइड करेंगे, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और चार्ज इस बैटरी के वोल्टेज को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो नाउ द वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर is given by C and Q of कैपेसिटर। अब जब बैटरी हट चुकी है तो अब कैपेसिटर की वोल्टेज को कौन प्रोवाइड कराएगा, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस और कैपेसिटर का चार्ज वोल्टेज को डिसाइड करेंगे। तो देखिए क्या होगा, ये आपने नोट कर लिया होगा, समझिए। सिंस Q इज इक्वल टू CV, तो V क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। तो अभी जो चार्ज था, जरा ध्यान देना, Q किसके बराबर था, वही पहले वाले चार्ज के बराबर था। अभी आपने क्या बताया, नया चार्ज क्या होगा, पहले वाले चार्ज के बराबर, और C क्या हो गई, C हो गया K टाइम्स पहले वाले कैपेसिटेंस के। ओके, तो ये आपने लिख लिया होगा, V इज इक्वल टू 1 अपॉन K Q नॉट ओवर C नॉट। ठीक है, मान लीजिए पहले कैपेसिटेंस को मैं क्या ले लेता हूं, वो बैटरी का वोल्टेज V नॉट, कैपेसिटेंस C नॉट और चार्ज Q नॉट। तो इनमें रिलेशन क्या आएगा, Q नॉट, फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV, तो Q नॉट इज इक्वल टू C नॉट V नॉट। तो देखिए Q नॉट अपॉन C नॉट, Q नॉट अपॉन C नॉट किसके बराबर हो जाएगा, V नॉट। तो यानी V नॉट ओवर K। तो यानी अब जो वोल्टेज है इस केस में, जो जब बैटरी हट गई है तो अब जो वोल्टेज है वो पहले वाली वोल्टेज के क्या हो जाएगी, K टाइम्स हो जाएगी। यानी वोल्टेज डिक्रीज बाय K टाइम्स, वोल्टेज क्या हो जाएगी, K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया या, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें इसको। चलिए, चार्ज के बारे में बता दिया, कैपेसिटर के बारे में बता दिया, वोल्टेज के बारे में बता दिया। नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होता है, तो वी हैव, तो अभी आपने क्या देखा, सिंस V डिक्रीज बाय K टाइम्स, यानी V क्या हो जाएगा, पहले वाले वोल्टेज का K हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज का है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो E ऑल्सो डिक्रीज बाय K टाइम्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, K टाइम्स। मान लीजिए इस वक्त यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E नॉट, और
अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E, तो E क्या है, पहले वाले का K टाइम्स हो जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया। अब क्या बची, एनर्जी लास्ट। तो देख लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके। एनर्जी के 3 फॉर्मूले, हाफ CV², हाफ Q² अपॉन तो एनर्जी के 3 फॉर्मूले, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। तो इसमें हम एनर्जी के इफेक्ट को समझाने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें, तो हम देख लीजिए यहाँ बैटरी क्या हो चुकी है, डिस्कनेक्ट हो चुकी है। तो हम वो फॉर्मूला नहीं लेंगे जिसमें V होगा, तो पहला फॉर्मूला नहीं लेंगे और थर्ड फॉर्मूला नहीं होंगे, क्योंकि बैटरी क्या हो चुकी है, डिस्कनेक्ट हो चुकी है, तो इसको हम नहीं लेंगे, हम इसका फायदा उठाएंगे। ठीक है, तो अब जरा ध्यान देना, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, U पर कैसा इफेक्ट निकालेंगे। 2 क्या है, कांस्टेंट, और इस केस में चार्ज भी क्या है, कांस्टेंट। देखिए बैटरी को हटाने के बाद भले ही आप कितना भी डाइलेक्ट्रिक भर दें, चार्ज वही रहेगा जो पहले है। तो 2 भी कांस्टेंट और चार्ज भी कांस्टेंट, तो U क्या है, C के इनवर्सली आ गया। और अभी आपने क्या देखा, C क्या हो रहा है, K टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो यानी सिंस C इंक्रीज by K times imply that energy decrease by, तो जो एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। तो बेटा हमने ये जो आर्टिकल करे हैं, दोनों ही आर्टिकल डायरेक्ट आ जाते हैं, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट डेरिवेशन आ जाता है ये, और कई बार इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं। क्या कि प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा गया है और बैटरी को नहीं हटाया गया है, और एक बार प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा गया है और प्लेटों को, वो बैटरी को हटा दिया गया है। तो दोनों ही केस में पैरामीटर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सभी पैरामीटर पे आपको इफेक्ट क्लियर होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, डेरिवेशन डायरेक्ट आ जाता है या इसके ऊपर न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब ये चैप्टर लगभग क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आपको सारे